नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी में। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और आज के सेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की जो हम लोग क्लास करने वाले हैं ये किसके लिए होने वाली है। तो मेरे भैया मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीटेट के लिए होने वाली है। ठीक है, आज की क्लास किसके लिए होने वाली है? तो सीटेट के लिए होने वाली है और पेपर 2 के लिए होने वाली है। ठीक है, किसके लिए? तो पेपर 2 के लिए होने वाली है। सीटेट की ये क्लास पेपर 2 के लिए होने वाली है। और किसके लिए महत्वपूर्ण होगी ये सीटेट की पेपर 2 की जो हम लोग क्लास करेंगे, तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण होगी? तो ये मेरे भैया एसएसटी वालों के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, किसके लिए? तो एसएसटी वालों के लिए ये महत्वपूर्ण होगी। एसएसटी की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम लोग किस सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे? तो हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते समझते चलिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग सीटेट के पेपर 2 के लिए ये क्लास करने वाले हैं। एसएसटी की ये क्लास होगी और एसएसटी में अगर हम लोग बात करेंगे तो किससे शुरुआत करेंगे? तो हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको पता है सीटेट में पेपर 2 में एसएसटी वाला जो सेक्शन है, जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वाले जो मेरे भैया लोग होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 60 क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपको इस सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने में। आपको पता है आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं? तो सीटेट के पेपर में आपको क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करेंगे कितने नंबर चाहिए होते हैं? तो 90 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, कितने? 90 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको सीटेट के पेपर को क्लियर करने के लिए। और अगर सीटेट के पेपर में अगर आप 60 नंबर की एसएसटी का जो सेक्शन है उसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ये 90 नंबर्स जो है 90 मार्क्स जो है वो आप आसानी से गेन कर सकते हो। बहुत आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। तो ये जो क्लास हो रही है तो ये सीटेट के पेपर 2 के लिए हो रही है, एसएसटी वाले सेक्शन से हो रही है और हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे, 60 क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे। वो क्या ध्यान रखनी है कि जो ये क्लास है ये पूरी तरीके से क्या हो रही है? ये पूरी तरीके से थ्योरी बेस होने वाली है। हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग पूरी तरीके से मेरे भैया थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम लोग पूरी तरीके से थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? थ्योरी पढ़ने के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे? जो भी चैप्टर, जैसे मान लो कोई चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले चैप्टर से जितनी पूरी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे और फिर थ्योरी के बाद तुरंत बाद क्या करेंगे? पहले चैप्टर से ही हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने कितना पढ़ा और कितनी चीज़ें आपको समझ में आई चाहिए, कितनी चीज़ें आपको याद हुई। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे हम लोग आज पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं तो पहले चैप्टर की हम लोग क्या करेंगे? पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर थ्योरी के बाद हम लोग क्या करेंगे? तुरंत एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई होगी। सीटेट के पेपर 2 के लिए, एसएसटी के लिए हम लोग ये क्लास करने वाले हैं और हिस्ट्री की आज ये क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो हिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है? तो पहला जो चैप्टर हमारा है वो है कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो हमारा क्या है? तो वो है कब, कहाँ और कैसे। तो हम लोग हिस्ट्री के पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर हमारा है कब, कहाँ और कैसे। ये हमारा पहला चैप्टर है और इसकी हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? उससे पहले सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास क्या होता है मेरे भैया। तो इतिहास क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम लोग एक लाइन में बात करें, ठीक है, इतिहास के संदर्भ में अगर हम लोग एक लाइन में बात करें कि इतिहास क्या है, तो हम लोग कहेंगे मानव के अतीत के मानव के अतीत के सभी पक्षों का, मानव के अतीत के सभी पक्षों का सामूहिक अध्ययन। ठीक है, सामूहिक, मानव के अतीत के सभी पक्षों का सामूहिक अध्ययन क्या होता है? तो सामूहिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? तो अगर हम लोग बात करेंगे इतिहास हम लोग किसे कहेंगे? तो मानव के अतीत का मतलब क्या है? तो जो बीत चुका है उसका। तो अतीत के सभी पक्षों का सामूहिक अध्ययन क्या होता है? तो इतिहास कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? तो इतिहास कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा? तो
तो इतिहास कहलाता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि मानव के अतीत में कौन कौन से पक्ष आते हैं, तो कौन कौन से पक्ष आएंगे, तो एक तो हो जाता है, देखो कौन कौन से, अगर हम लोग मानव के अतीत के सभी पक्षों का सामूहिक रूप से अध्ययन क्या होता है, इतिहास कहलाता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि मानव के अतीत में कौन कौन से पक्ष आते हैं, तो जरा उनकी भी बात कर लेते हो। तो देखो एक होता है सामाजिक पक्ष होता है। सामाजिक पक्ष में क्या होगा, सामाजिक पक्ष में मेरे भैया हम लोग समाज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, समाज के बारे में बात करते हैं कि समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, नगरीय था, ग्रामीण था, माता प्रधान थी, पिता प्रधान थे। जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, या फिर जन्म व्यवस्था पर आधारित था, या फिर कर्म व्यवस्था पर आधारित था। समाज में कितने वर्ग थे, तो इन सब चीज़ों की बात हम लोग कहाँ पर करते हैं, इन सब चीज़ों की बात हम लोग सामाजिक पक्ष में करते हैं। आर्थिक पक्ष में अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्थिक पक्ष में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो पक्ष है वो आर्थिक पक्ष है। आर्थिक पक्ष की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्थिक पक्ष में हम लोग क्या करते हैं, तो आर्थिक पक्ष में हम लोग मानव के अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा। तो पैसे से संबंधित चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कृषि हो गया, तो उस समय के लोग कृषि करते थे, व्यापार करते थे। उस समय टैक्स व्यवस्था कैसी थी, कर कैसा था, जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था या मुद्रा के द्वारा होता था। मुद्रा के द्वारा होता था तो किस प्रकार की मुद्रा चलती थी, कहाँ से मुद्रा मिली है, तो कहाँ से मुद्रा के साक्ष्य मिले हैं, मुद्राओं पर कौन से चित्र मिलते हैं, प्रतीक मिलते हैं, तो उन सब का अध्ययन हम लोग कहाँ पर करते हैं, आर्थिक पक्ष में करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और पक्ष आता है, वो कौन सा आता है, वो आ जाता है आपका राजनैतिक पक्ष आ जाता है। ठीक है, कौन सा आ जाता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एक और पक्ष आपका आ जाता है, कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है राजनैतिक पक्ष आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक मिनट। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाता है, एक और पक्ष आ जाता है आपका, कौन सा, तो राजनैतिक पक्ष आ जाता है। ठीक है, राजनैतिक पक्ष में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करेंगे, तो उस समय के जो राजा होते थे, ठीक है, जो राजा होते थे उनके बारे में बात करेंगे। जो राजा युद्ध कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, जो उनका राज्य है, जो उनका जनपद है, जो उनका महाजनपद है, उनकी जो राजधानी है, उनके जो नगर है, नगर में किस प्रकार की व्यवस्था है, जो उनकी मंत्रिपरिषद है, उन सब का अध्ययन हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो राजनैतिक पक्ष में करते हैं। ठीक है, फिर कौन सा होता है, फिर एक और पक्ष आता है, वो कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका धार्मिक पक्ष हो जाता है। तो धर्म के हम लोग में बात करते हैं कि धर्म कैसा था, धार्मिक स्वरूप कैसा था। ठीक है, धार्मिक पक्ष की बात करते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग बात करते हैं कि पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है, योगी की मूर्ति मिलती है, पीपल पूजा की साक्ष्य मिलते हैं, लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, शास्त्रिक के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, धार्मिक पक्ष हो जाएंगे। ठीक है, एक और पक्ष की बात करेंगे, एक और पक्ष कौन सा है, तो एक और पक्ष हो जाता है, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सांस्कृतिक पक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सांस्कृतिक पक्ष हो जाएगा। सांस्कृतिक पक्ष में क्या होता है, तो सांस्कृतिक पक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं, सांस्कृतिक पक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो सांस्कृतिक पक्ष में हम लोग कला और संस्कृति की बात करते हैं कि उस समय कला कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, संगीत कैसा था। ठीक है, संगीत हो गया, मूर्ति कला हो गया, चित्रकला हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, सांस्कृतिक पक्ष में अध्ययन करते हैं। तो ये मानव के जीवन से, मानव के अतीत से जुड़े हुए बहुत सारे पक्ष हैं, और जब हम इन सभी पक्षों का सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं तो ये क्या होता है, तो ये कहलाता है इतिहास। क्लियर है, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे इतिहास को जानने के स्रोत की। ठीक है, इतिहास को जानने के स्रोत की, याद रखिएगा। टोटल हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल मेरे भैया हम लोग NCERT पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है वो पूरी तरीके से NCERT बुक्स पर आश्रित होता है। NCERT बुक से कंडक्ट कराया जाता है आपका एग्जाम। प्रश्न आपके जो है वो NCERT बुक से जो है बनते हैं, इसीलिए हम लोग टोटल NCERT पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग बढ़ेंगे तो इतिहास क्या है ये तो हमने जान लिया। अब इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं, अब इनकी बात करेंगे। ठीक है, इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, तो अब इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं। एक स्रोत की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होता है, तो वो होता है पांडुलिपि। ठीक है, क्या होता है, तो पांडुलिपि। इतिहास को जानने का जो एक स्रोत होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पांडुलिपि। पांडुलिपि को हम लोग क्या करते हैं, तो पांडुलिपि को हम लोग कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। पांडुलिपि को हम लोग क्या करते हैं, तो मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है,
तो देखो जो ये मेन्यू है, जो ये मेन्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लैटिन भाषा के क्या हो जाएगा, तो लैटिन भाषा के मेन्यू शब्द से निकला है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लैटिन भाषा के क्या हो जाएगा, तो लैटिन भाषा के मेन्यू शब्द से निकला है। ठीक है, कौन से शब्द से, तो मेन्यू शब्द से निकला है। मेनू का अर्थ क्या होता है, तो मेनू का अर्थ अगर हम लोग बात करते हैं तो हाथ से होता है। ठीक है, क्या होता है, हाथ से होता है। एकदम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पूरा सेशन देख लो और उसके बाद अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी तो आप बताइएगा। ठीक है, और आपको लास्ट में एमसीक्यूज भी कराऊंगा इसी सेशन पर, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी सेशन पर आधारित एमसीक्यूज भी कराऊंगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते देखते चलिएगा। और लास्ट में इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का आपको चैट बॉक्स में लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल पर ही आपको क्या हो जाएगा, तो इसका पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, तो पांडुलिपि की बात करेंगे तो पांडुलिपि को हम लोग क्या करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से, तो मैन्यू से निकला है। मैन्यू का अर्थ क्या होता है, हाथ से। ठीक है, क्या होता है, हाथ से। तो देखो प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राचीन काल में कागज तो होता नहीं था। ठीक है, पेपर तो होता नहीं था, तो लोग लिखेंगे कहाँ पर, तो लोग कहाँ पर लिखते थे, तो देखो एक तो ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। ठीक है, कहाँ पर लिखते थे, एक तो ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। ठीक है, ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। और दूसरा कहाँ पर लिखते थे, दूसरा मेरे भैया भुर्ज, भुर्ज एक वृक्ष है। ठीक है, भुर्ज के वृक्षों की छाल पर लिखते थे। ठीक है, कहाँ पर, तो भुर्ज के वृक्ष की क्या होगा, तो भुर्ज के वृक्ष की छाल पर। ठीक है, तो प्राचीन काल में मानो एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भैया, हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। जो एनसीईआरटी में कहा गया सिर्फ हम उतनी ही बात कर रहे हैं, याद रखेंगे। एनसीईआरटी में जितनी बात कही गई हम लोग सिर्फ उतनी ही बात करेंगे, उसके बाहर हम लोग कुछ नहीं बात करेंगे। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनता है। सीटेट के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, तो एनसीईआरटी पर आधारित हम लोग बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे पांडुलिपि, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये लैटिन भाषा की मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ कहता है हाथ होता है। ठीक है, तो प्राचीन काल में मानव क्या करता था, कागज तो होता नहीं था, तो मानव क्या करेगा, कहाँ पर लिखेगा, तो ताड़ के पत्तों पर लिखता है, और कहाँ पर, और भुर्ज के वृक्ष पर लिखता है। ठीक है, अच्छा अब अगर एनसीईआरटी में क्या कहा गया, एनसीईआरटी में बताया गया कि जो ये भुर्ज के वृक्ष होते थे ये आपको कहाँ पर मिलते थे। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, भुर्ज के वृक्ष की बात करेंगे, तो भुर्ज का जो वृक्ष है ये आपको कहाँ पर मिलता था, तो ये भारत में आपको हिमालयी क्षेत्र में मिलता था। ठीक है, कहाँ पर मिलता था, तो ये आपको हिमालयी क्षेत्र में मिलता था, याद रखेंगे। ठीक है, भुर्ज का वृक्ष आपको कहाँ पर मिलता था, तो हिमालयी क्षेत्र में मिलता था। एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं मेरे भाई। अगर आप एक बार इस सेशन को देख लेते हो और इसके बाद इस सेशन से आपको कोई भी डाउट रहता है तो फिर आप आज के बाद मेरा सेशन कभी मत देखना मेरे भाई। मैं गारंटी लेता हूँ आज के बाद आप मेरा सेशन कभी मत देखना। ठीक है, थ्योरी करा रहा हूँ, इसके बाद लास्ट में एमसीक्यूज कराऊंगा। और इस क्लास को देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका सीटेट नहीं निकलेगा तो फिर आप कहिएगा। ठीक है, तो बस ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए, बस ध्यान से सुनते और देखते चलिए। तो ताड़ के पत्तों और भुर्ज के वृक्ष की छाल पर क्या होता था, मानव के द्वारा लिखा जाता था। और भुर्ज का वृक्ष आपको कहाँ पर, हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए। अच्छा, अब क्या होता था, क्योंकि प्राचीन काल में पेपर तो होता नहीं था, लोग क्या करते थे, तो लोग पेड़ों के पत्तों पर और छाल पर लिखते थे। तो क्या होता था, तो पेड़ों के साथ बड़ी समस्या होती थी कि कई बार उनमें दीमक लग जाते थे, कई बार उनमें कीड़े लग जाते थे। तो जिसकी वजह से जो इतनी मेहनत से वो लोग ताड़ के पत्तों पर या फिर भुर्ज के वृक्ष की छाल पर लिखते थे, तो पता लगा उनको कीड़े खा गए, तो वो क्या हो जाते थे, तो नष्ट हो जाते थे। तो उन जो चीज़ें लिखी जाती थी उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता था, सुरक्षित रखने के लिए उनको मंदिरों में रखा जाता था। और कहाँ पर, और बौद्ध विहारों में रखा जाता था। बौद्ध विहार आप जान रहे हो, जो बौद्ध मठ होते हैं, तो बौद्ध विहारों में रखा जाता था। ठीक है, कहाँ पर, तो जो पत्तों पर, ताड़ के पत्तों पर और भुर्ज के वृक्ष की जो छाल पर लिखा जाता था उनको कहाँ पर सुरक्षित रखते थे, उनको सुरक्षित रखते थे मंदिरों और बौद्ध विहारों में। क्लियर है, तो एक तो इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, एक तो इतिहास की जानकारी हमको मिलती है पांडुलिपि से, मैन्युस्क्रिप्ट से। दूसरी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो दूसरी जानकारी अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी जानकारी जो हमको मिलती है वो मिलती है अभिलेखों से। ठीक है, किससे, तो अभिलेखों से जानकारी मिलती है। अब अभिलेखों से कैसे जानकारी मिलेगी, अभिलेखों को क्या कहते हैं, तो अभिलेखों को कहते हैं इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अभिलेखों को क्या होगा, तो प्राचीन काल में मानव क्या करता था, मानव जो है वो पत्थरों पर, ठीक है, क्या होता था, तो प्राचीन काल में जो मानव है वो पत्थरों पर भी लिखता था।
साथ ही साथ क्या होता था, जो धातुएं होती थी तो धातुओं पर भी लिखने का काम करता था। ठीक है, क्या होता था, तो धातुओं पर भी लिखने का काम करता था। प्राचीन काल में मानव पत्थरों और धातुओं पर लिखने का काम करता था, और यहाँ से जो जानकारी मिलती है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग अभिलेखीय साक्ष्य इंस्क्रिप्शन में शामिल करते हैं। ठीक है, क्या होगा, तो पत्थरों और क्या हो जाएगा, धातुओं पर मानव लिखता था, पत्थरों और धातुओं पर मानव लिखने का काम करता था। ठीक है, मानव लिखता था, तो यहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है। तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक आपको क्या हो गया, तो एक आपको मैन्युस्क्रिप्ट क्लियर हो गया होगा। मैन्युस्क्रिप्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, तो अगर हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हैं तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या है मेरे भैया, मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, तो इसमें मानो ताड़ के पत्तों पर, ठीक है, किसके, ताड़ के पत्तों पर और जो भुर्ज के वृक्षों पर, भुर्ज के वृक्ष की छाल पर लिखता था। जबकि वहीं हम लोग इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, तो इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे, अभिलेखों की बात करेंगे, तो यहाँ पर मानो क्या करता था, तो यहाँ पर मानो पत्थरों पर लिखता था और क्या करता था, और धातुओं पर लिखता था। तो दोनों का अंतर क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे और हम लोग बात करते हैं। इतिहास को जानने के और स्रोतों की बात करते हैं, और कौन कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम लोग इतिहास को जान सकते हैं। तो इतिहास को जानने के साधन की बात करेंगे, ये दो चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इतिहास को जानने के साधन, ठीक है, क्या है, इतिहास को जानने के साधन, और कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम लोग इतिहास को जान सकते हैं। तो देखो 3 साधन हैं। ठीक है, क्या है, तो 3 साधन हैं। कौन कौन से साधन होंगे, तो एक हो जाएगा आपका पुरातात्विक। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एक तो आपका पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा। पुरातात्विक का मतलब क्या है, तो पुरातात्विक का मतलब ऐसी चीज़ें मेरे भैया जो आपको खुदाई में प्राप्त हुई हैं। जैसे क्या होगा, जैसे आपका स्मारक हो गया, भवन हो गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से आपको स्मारक मिलते हैं, अन्नागार मिल रहा है, स्नानागार मिल रहा है, पुरोहित आवास मिल रहा है, श्रमिक आवास मिल रहा है, तो वो सब आपके क्या हो जाएंगे, पुरातात्विक स्रोत में जाएंगे। इसके अलावा जो सिक्के आपको मिल रहे हैं, तो प्राचीन काल में कुछ आपको तांबे के सिक्के मिल रहे हैं, कुछ चांदी के सिक्के मिल रहे हैं, कुछ सोने के सिक्के मिल रहे हैं, तो जो सिक्कों से जानकारी मिलती है वो भी कहाँ पर, पुरातात्विक स्रोत में जाएगा। प्राचीन काल में जो आपको अभिलेख मिलते हैं, अशोक के जैसे कि आपको बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, ग्रीक लिपि में, आर्माइक लिपि में आपको जो अभिलेख मिलते हैं राजाओं के, उनसे जो जानकारी मिलती है वो आप कहाँ पर जाएगा, पुरातात्विक स्रोत में जाएगा। जो आपको मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है, क्या होता है, जो आपको मूर्तियाँ मिल रही हैं, ठीक है, बुद्ध की मूर्ति मिल रही है, योगी की मूर्ति मिल रही है, पशुपति शिव की मूर्ति मिल रही है, मातृ देवी की मूर्ति मिल रही है, तो यहाँ सबसे जो भी जानकारी मिलती है वो हम कहाँ पर रखेंगे, पुरातात्विक स्रोत में रखेंगे। क्लियर है। दूसरा जो इतिहास को जानने का साधन है वो कौन सा है, तो वो साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, क्या है, तो साहित्यिक स्रोत है, साहित्य से जो हमको जानकारी मिलती है। अब साहित्यिक स्रोत में हम लोग किसको किसको रखेंगे, साहित्यिक स्रोत में, तो साहित्यिक स्रोत में अगर हम लोग बात करें तो देखो जितने वेद हैं, ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, तो जो विचार वेदों से जो जानकारी मिलती है, ठीक है, वेदांग जो है, वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या 6 है। पुराणों से हमको जो जानकारी मिलती है, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुराणों से, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। उपनिषदों से जो हमको जानकारी मिलती है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ है, जैन और बौद्ध ग्रंथ जो हैं, तो जैन और बौद्ध ग्रंथों से जो जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे बाकी जो किताबें हैं, जैसे आपसे क्या हो जाएगा, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, जैसे राजतरंगड़ी हो गया, जैसे अष्टाध्यायी हो गया, इस तरीके की जो किताबें हैं इनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं वो क्या हो जाएगा, वो साहित्यिक स्रोत में जाएगा। तीसरा क्या होता है इतिहास को जानने का साधन, वो होता है विदेशी यात्रियों के विवरण होता है। ठीक है, क्या है, तो तीसरा जो है वो है विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, क्या होगा, तो तीसरा जो है वो है विदेशी यात्रियों के विवरण है। ठीक है, विदेशी यात्रियों के विवरण है। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में जो विदेशी यात्री आए हैं, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। तो मेगस्थनीज भारत आया है। ठीक है, यूनानी यात्री है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया है। हेन सांग की बात करेंगे, हेन सांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री आया है। इब्न बतूता की हम लोग बात करेंगे तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया है। तो इस तरीके से जो विदेशी यात्री आए हैं, अल बरूनी आया है, बहुत सारे इस तरीके के विदेशी यात्री आए हैं।
तो उनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं वो कहाँ जाएंगी, तो वो विदेशी यात्रियों के विवरण में जाएंगी। क्लियर है? यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगी। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो इतिहास से हम लोग क्या करने वाले हैं, सीटेट के पेपर 2 के लिए हम लोग क्लास कर रहे हैं, एसएसटी के लिए क्लास कर रहे हैं, हिस्ट्री की ये पहली क्लास है, थ्योरी और एमसीक्यूज़ पर है। ये पूरी तरीके से क्लास जो है वो थ्योरी और एमसीक्यूज़ पर होगी। और क्या हो जाएगा, और अगर हम लोग बात करेंगे किस पर, तो एनसीईआरटी पर आधारित है ये क्लास, पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर आधारित है सीटेट के पेपर 2 के लिए। कब, कहाँ और कैसे, पहला चैप्टर, और यहीं से हम लोगों ने इतिहास की बात, यहीं से शुरुआत की है इतिहास की। इतिहास क्या है, तो मानव के अतीत के सभी पक्षों का सामूहिक रूप से अध्ययन क्या है, इतिहास है। मानव के अतीत के सभी पक्षों का हम लोग सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं इतिहास में। कौन कौन से पक्ष होते हैं, तो सामाजिक पक्ष होते हैं, आर्थिक पक्ष होते हैं, राजनीतिक पक्ष होते हैं, धार्मिक पक्ष होते हैं और सांस्कृतिक पक्ष होते हैं। इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में बात करें तो पांडुलिपि एक हो गया, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, लैटिन भाषा के मैन्यू शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ से। तो मैन्यूस्क्रिप्ट में, पांडुलिपि में क्या होता था, तो ताड़ के पत्तों और भुर्ज के वृक्षों की छाल पर लिखा जाता था। भुर्ज के वृक्ष आपको कहाँ पर, हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं, और मंदिरों और बौद्ध विहारों में क्या किया जाता था, तो इन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाता था। दूसरा क्या है, इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन को क्या करते हैं, तो पत्थरों और धातुओं पर मानव के द्वारा लिखा जाता था। यहाँ पर हमने मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि और इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों के अंतर को समझा। अब इतिहास के जानने को हम लोग साधन की बात करेंगे। तो इतिहास के जानने के जो साधन है वो पुरातात्विक हैं, साहित्यिक हैं और विदेशी यात्रियों की विवरण है। तो इन चीज़ों को भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं इतिहास का काल विभाजन, ठीक है। क्या करते हैं, तो इतिहास का काल विभाजन, ठीक है। क्या करते हैं, तो हम लोग इतिहास का काल विभाजन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, तो इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे। अब इतिहास का काल विभाजन जो है मेरे भैया वो क्या किया गया है, तो वो 3 भागों में कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, तो इतिहास का जो काल विभाजन है ये 3 भागों में कर दिया गया, ठीक है। इतिहास की अगर हम लोग बात करेंगे तो इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भाग हैं, तो चलो इनको भी देख लेते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। क्या होता है, तो एक होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है। क्या करते हैं, तो प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। क्या होता है, दूसरा होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल होता है। आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका ऐतिहासिक काल होता है, ठीक है। ऐतिहासिक काल होता है, ठीक है। ऐतिहासिक काल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिस्टोरिक एज कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो इसको हम लोग हिस्टोरिक एज कहते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं, तो हिस्टोरिक एज कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब इतिहास के काल विभाजन को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक की बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जहाँ से कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। क्या होता है, लिखित प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है, लिखित प्रमाण नहीं मिला है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रागैतिहासिक काल होता है। जहाँ से हमको लिखित प्रमाण नहीं मिलता है वो प्रागैतिहासिक काल होता है। जैसे पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल क्या है, तो यहाँ से आपको कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए इन पाषाण काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है कि लिखित प्रमाण मिला है, लिखित प्रमाण क्या हुआ है, लिखित प्रमाण क्या हुआ है, मिला है, ठीक है। लिखित प्रमाण मिला है और लेकिन क्या किया गया है, लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। क्या है, तो पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होगा कि ऐसा काल होगा जहाँ पर लिखित प्रमाण तो मिलता है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे किसको कहोगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमको लिखित प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन अभी उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है, तो आप आंसर क्या करोगे, आद्य ऐतिहासिक काल की है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है, आद्य ऐतिहासिक काल की है, ठीक है। फिर ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो ऐतिहासिक काल क्या होगा कि लिखित प्रमाण मिला है और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। लिखित प्रमाण मिला है, लिखित प्रमाण मिला है और क्या है, और पढ़ा भी जा सका है, ठीक है। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया, ये अंतर आपको समझ में आ गया। इतिहास को हम लोगों ने क्या कर दिया,
ठीक है, इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इतिहास की अगर हम लोग बात करेंगे तो इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, क्या कर दिया, 3 भागों में बांट दिया। एक क्या हो गया, एक हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक में क्या होगा, कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है। दूसरा होगा आपका प्रोटो हिस्टोरिक एज, जहाँ पर लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा होता है आपका हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर लिखित प्रमाण मिला है और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, ये 3 बात क्लियर हो गई होंगी। ध्यान से सुनते समझते देखते चलिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग MCQ सेशन करेंगे तो वहाँ कर गलती मत करिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग जो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके NCERT की बुक में दिया गया है, वो है इतिहास के काल की गणना। ठीक है, इतिहास के काल की गणना। ठीक है, क्या करना है, तो इतिहास के काल की गणना करना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो वो है इतिहास के काल की गणना। ठीक है, अब इतिहास के काल की गणना में क्या करना है, तो देखो जैसे हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग 0 से शुरुआत करते हैं। 0 से जब आप आगे बढ़ते हो, 1 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ते हो, तो ये क्या होता है, तो ये कहलाता है ईस्वी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ईस्वी कहलाता है। लेकिन जब वहीं 0 से आप पीछे की तरफ जाते हो, तो 0 से पीछे की तरफ क्या हो जाता है, तो 0 की पीछे की तरफ अगर आप जाते हो तो क्या होता है, तो 9 होता है, 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है। ये क्या होता है, ये ईसा पूर्व होता है। ठीक है, क्या होता है, ये ईसा पूर्व होता है। ठीक है, क्या होता है, ईसा पूर्व होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, चलो तो अगर हम लोग बात करेंगे, देखो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को हम लोग क्या करते हैं, तो ईसा मसीह के बाद के जन्म के बाद की जो घटनाएं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं AD कहते हैं। क्या करते हैं, AD कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को हम लोग क्या करते हैं, AD कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। AD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी होता है। ठीक है, क्या होता है, एनो डोमिनी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ईसा के बाद। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ईसा के जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं। अच्छा, AD के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होगा, तो वो होगा CE। ठीक है, क्या होगा, CE। CE को क्या कहते हैं, तो CE को कहते हैं कॉमन ईरा। ठीक है, क्या करते हैं, तो कॉमन ईरा कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो कॉमन ईरा कहते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म की जो बाद की जो घटनाएं हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। और ईस्वी के लिए हम लोग किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, या तो हम लोग AD का प्रयोग कर सकते हैं, एनो डोमिनी का, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, CE का प्रयोग कर सकते हैं, कॉमन ईरा का। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रयोग करेंगे, ईसा के जन्म के बाद की घटनाओं के लिए। ठीक है, अच्छा अगर मान लो वहीं पर ईसा के जन्म के पहले की घटना हो, अगर ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना, जन्म के पहले की घटना हो, तब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना की अगर हम लोग बात करेंगे, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग BC कहेंगे। BC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है, तो क्या होता है, तो बिफोर क्या हो जाता है, तो बिफोर क्राइस्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बिफोर क्रिश्चियनिटी हो जाता है, बिफोर क्राइस्ट हो जाता है। ठीक है, BC को और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको एक और शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या होगा, तो वो BP होगा। BP को क्या करते हैं, तो BP को कहते हैं बिफोर प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो बिफोर प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो बिफोर प्रेजेंट कहते हैं। इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा BCE हो जाएगा। BCE का मतलब क्या होता है, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा होता है। ठीक है, क्या होता है, तो बिफोर कॉमन ईरा होता है। ठीक है, क्या होता है, तो बिफोर कॉमन ईरा होता है, याद रखिएगा। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाओं के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो BC का प्रयोग करते हैं, बिफोर क्राइस्ट। BP का प्रयोग करते हैं, बिफोर प्रेजेंट। और BCE का प्रयोग करते हैं, बिफोर कॉमन ईरा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है मेरे भैया, ठीक है।
पूरा आपको पीडीएफ अपलोड कराऊंगा, पूरा आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा और ऐसा पीडीएफ दूंगा आपको, पूरा हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ दूंगा कि आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। बस सेशन को आप ध्यान से देखो और पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाह से देख लोगे तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। आपको पीडीएफ, आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं होगी, पूरा पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा। बस सेशन को आप लोग ध्यान से पूरी तरीके से अच्छे से देखते चलिएगा और लास्ट में मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी हम लोग ईस्वी की बात करते हैं, हम लोग जब भी क्या करते हैं, ईस्वी की बात करते हैं, ईस्वी जैसे हम लोग बात करें किसकी, 2024 की बात करें, जैसे हम लोग क्या कर लें 2026 की बात कर लें, जैसे हम लोग क्या कर लें 2028 की बात कर लें, तो जब भी हम लोग ये करेंगे तो इसको अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा लिखेंगे क्या, AD 2024 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AD 2024 लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे तो AD 2026 लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, AD 2026 लिखेंगे, AD क्या करेंगे, AD 2028 लिखेंगे। याद रखिएगा, जब भी हमको ईस्वी लिखना होगा, जब भी हमको क्या करना होगा, ईस्वी लिखना होगा तो AD हम लोग क्या करेंगे, पहले लगाएंगे। लेकिन अगर मेरे भैया आपको ईसा पूर्व लिखना होगा, ठीक है, अगर आपको क्या करना होगा, ईसा पूर्व लिखना होगा। अब जैसे मान लो आपको 57 ईसा पूर्व लिखना हो, आपको 57 ईसा पूर्व लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, तो आप 57 क्या करोगे, BC लिखोगे, क्या लिखोगे, BC। अब यहाँ पर देखो BC क्या है, लास्ट में है। ईस्वी में क्या हो रहा था, ईस्वी में AD पहले आ रहा था, AD आप हमेशा क्या करोगे, पहले लगाओगे। जबकि ईसापुर की बात आएगी तो ईसापुर आप में आप BC क्या करोगे, बाद में लगाओगे, ठीक है। आपसे पूछ लिया, जैसे आपसे पूछ लिया कि 112 ईस्वी ईसा पूर्व पूछ लिया, ठीक है, या फिर आपसे क्या कर लिया, जैसे आपसे 261 ईसा पूर्व कर लिया तो आप क्या करोगे, 261 BC कहोगे। आपसे 269 ईसा पूर्व पूछ लिया तो आप आंसर क्या करोगे, 269 BC। तो ये हमेशा याद रखिएगा, BC क्या होता है, हमेशा लास्ट में लगता है और AD क्या हो जाएगा, पहले लगेगा। तो सीटेट में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बात करते हैं, आगे कुछ और चीज़ों की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मानव की, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कब, कहाँ और कैसे पर आ रहे हैं, मानव की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्यारे मानव की बात कर रहे हैं। तो देखो जो हमारा प्यारा मानव था, मानव की अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव प्रारंभिक काल में क्या था, तो प्रारंभिक अवस्था में अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा क्योंकि लास्ट में मेरे भैया बार बार बता रहा हूँ हम लोग MCQs करेंगे, तो अगर आपने थ्योरी अच्छे से देखा होगा तभी आप MCQs अच्छे से कर पाओगे। तो मानव की अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव प्रारंभिक अवस्था में क्या था, तो शिकारी था, ठीक है, क्या था, तो शिकारी था। मानव क्या करता था, तो मानव शिकार करता था। प्रारंभिक अवस्था में क्या था मानव, तो मानव शिकारी था, शिकार करता था। और क्या करता था, और खाद्य संग्राहक था। और क्या करता था, तो खाना, ठीक है, खाद्य संग्राहक था, ठीक है, खाने पीने की चीज़ों का क्या करता था, संग्रह करता था, ठीक है, क्या करता था, तो खाने पीने की चीज़ों का संग्रह करता था। प्रारंभिक अवस्था में मानव क्या था, शिकारी था और खाने पीने की चीज़ों का संग्रह करता था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव और क्या था, तो मानव खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब क्या है मेरे भैया, खाना बदोश का मतलब है मेरे भैया कि मानव क्या था, बंजारा था। बंजारा क्या होता है, तो बंजारा वो होते हैं जो एक स्थान पर नहीं टिकते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो प्रारंभिक अवस्था में मानव क्या था, तो मानव भी बंजारा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता था, घूमता फिरता रहता था। पाषाण काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो पाषाण काल में क्या हो जाएगा, तो पाषाण काल में मानव शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, खाने को जो है इकट्ठा करता था, संग्रह करता था, खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था, ठीक है, बंजारों का जीवन व्यतीत करता था। फिर क्या हुआ, मानव के विकास, मानव के जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मानव जो शिकार करता था तो शिकार करने के साथ साथ उसने क्या किया, उसने पशुपालन की शुरुआत की, ठीक है, क्या किया, अब वो पशुओं को पालना शुरू किया। आपको पता है पहला पालतू पशु कौन मिलता है, तो पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव का पहला जो पालतू पशु था वो क्या था, तो पहला पालतू पशु कुत्ता था, ठीक है। पहला पालतू पशु क्या था, तो मानव का पहला पालतू पशु कुत्ता था। तो मानव ने क्या किया, धीरे धीरे अब शिकार करने के साथ साथ क्या किया, तो पशुपालन की शुरुआत किया। इसके बाद क्या करेगा मानव, तो अगर हम लोग नवपाषाण काल में बात करेंगे तो नवपाषाण काल में मानव कृषि की शुरुआत करता है। अब क्या करेगा, तो खेती करने की शुरुआत करेगा, कृषि की शुरुआत करेगा। अच्छा, कृषि की शुरुआत के साथ एक और चीज़ महत्वपूर्ण होती है। कृषि के शुरुआत के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो कृषि के शुरुआत के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो क्या होगी कि देखो अभी तक मानव क्या था, तो अभी तक मानव जो है वो बंजारा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहा था। लेकिन जब वो कृषि करने की शुरुआत करेगा, जब वो खेती की शुरुआत करेगा, तब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, उसको क्या करना होगा, एक जगह अस्थायी निवास करना होगा। तो कृषि की शुरुआत करता है और कृषि की शुरुआत में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले किसके प्रमाण मिलते हैं, तो गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिलेंगे, ठीक है, किसकी, तो गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण सबसे पहले मिलेंगे।
कृषि की शुरुआत करने के साथ क्या हो जाएगा, मानव में अगर हम लोग बात करेंगे तो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आएगी। क्या हो जाएगा, तो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आएगी। अब मानव क्या करेगा, तो मानव जो है वो अस्थायी निवास करना शुरू करेगा। क्या होगा, अस्थायी निवास करना शुरू करेगा। क्लियर है। अच्छा, नवपाषाण काल की अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग नवपाषाण काल की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग नवपाषाण काल की बात करते हैं तो नवपाषाण काल में क्या होगा, तो एक काम तो ये हो रहा है कि देखो कृषि की शुरुआत हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो कृषि की शुरुआत हो रही है। दूसरा चीज़ क्या हो रहा है कि अस्थायी निवास, ठीक है, क्या हो रहा है, अस्थायी रूप से एक जगह रहने की शुरुआत हो रही है, स्थायी निवास की शुरुआत हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, तो पहिए की भी खोज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहिए की खोज नवपाषाण काल में होगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल में तो हमको पशुपालन के भी प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो हमको नवपाषाण काल में हम लोगों को पशुपालन के साक्ष्य भी मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो नवपाषाण काल में क्या हो जाएगा, आग के प्रयोग से भी परिचित हो जाएगा। देखो आग की खोज अगर हम लोग बात करेंगे तो आग की खोज जो है वो तो मध्यपाषाण काल में ही हो गई थी, लेकिन आग का इस्तेमाल खाना बनाने में भी किया जा सकता है। इसकी जानकारी उसको क्या होगा, तो आग, इसकी जानकारी उसको नवपाषाण काल में होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आग से हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन भी पका सकते हैं। इसकी जानकारी उसको क्या होगी, नवपाषाण काल में होगी। क्लियर है। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे मानव का जीवन क्या हो रहा है, धीरे धीरे मानव के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, विकास होता जा रहा है। ठीक है, चलिए अब और कुछ चीज़ों की बात करेंगे, अब कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो जम्मू एंड कश्मीर में एक नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, क्या है, तो एक नवपाषाण कालीन स्थल है और इसका नाम क्या है, तो जम्मू कश्मीर में एक नवपाषाण कालीन स्थल है जिसका नाम है बुर्जहोम। ठीक है, क्या नाम है, तो जिसका नाम है बुर्जहोम। बुर्जहोम से अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, तो बुर्जहोम से आपको दो चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या मिलेंगी, तो बुर्जहोम से अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो आपको गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर मानव क्या करता था, तो गड्ढा बना करके निवास करता था। बुर्जहोम से क्या हो जाएगा, नवपाषाण कालीन स्थल है, जम्मू कश्मीर से मिलेगा। यहाँ से आपको दो चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेगा, एक तो आपको गर्तावास के साक्ष्य मिलेंगे, दूसरा आपको क्या हो जाएगा, दूसरा आपको यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो मानव के साथ आपको कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण आपको कहाँ से मिलेंगे, तो बुर्जहोम से मिलेंगे। बुर्जहोम कहाँ पर है, तो बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर में है। कैसा स्थल है, तो नवपाषाण कालीन स्थल है। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे क्या हो जाएगा और क्या होगा, तो आपको आंध्र प्रदेश से अगर हम लोग बात करते हैं, कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कुरनूल की गुफा देखने को मिलेगी। कौन सी, तो कुरनूल की गुफा देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफा देखने को मिलती है। और कुरनूल की गुफा से आपको क्या हो जाएगा, तो आपको राख का टीला मिलेगा। राख का क्या मिलता है, तो कुरनूल की गुफा से आपको राख का टीला मिलता है। इसका मतलब यह है कि मानव आग का प्रयोग कर रहा था, आग के प्रयोग से परिचित था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो मेहरगढ़ अगर हम लोग बात करेंगे तो मेहरगढ़ कहाँ पर है, मेहरगढ़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो ये आपको पाकिस्तान के बोलन दर्रे में, ठीक है, कहाँ पर, तो पाकिस्तान में अगर हम लोग बात करेंगे तो पाकिस्तान में बोलन दर्रे में, ठीक है, कहाँ पर, तो पाकिस्तान में बोलन दर्रे से मेहरगढ़ आपको मिलता है। ठीक है, बोलन दर्रे से मेहरगढ़ नामक स्थल की प्राप्ति होती है। और मेहरगढ़ से आपको क्या हो जाएगा, तो मेहरगढ़ से आपको गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिलेंगे। क्या हो जाएगा, तो गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिलेंगे। और पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि सबसे पहले मानव किसकी खेती करता है, तो गेहूं और जौ की खेती करता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा मेहरगढ़ से आपको क्या हो जाएगा, तो मेहरगढ़ से आपको मानव के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य मिलेंगे। क्या होगा, तो मानव के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिलेगा। मानव के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अगर मानव के साथ कुत्ता पूछा जाए तो आप बुर्जहोम करोगे, मानव के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य आपको कहाँ से, तो मेहरगढ़ से मिलेगा। चलिए आगे बात करेंगे, आगे हम लोग बात करते हैं और क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको भीमबेटका एक स्थल मिलता है। मध्य प्रदेश में क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में आपको भीमबेटका मिलेगा, भीमबेटका। और यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से पाषाण कालीन मानव के चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पाषाण कालीन मानव के, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पाषाण कालीन मानव के चित्रकारी गुफा चित्र के प्रमाण मिलते हैं। पाषाण कालीन मानव के
गुफा चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, गुफा चित्रकारी के प्रमाण आपको कहाँ से मिलेंगे? मानव के चित्रकारी के पास जो है गुफा चित्रकारी के प्रमाण आपको मिलते हैं भीमबेटका से। ठीक है, भीमबेटका से मिलते हैं। और भीमबेटका आपको कहाँ पर मिलेगा? तो भीमबेटका आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? भीमबेटका आपको कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक नवपाषाणकालीन स्थल आपको बिहार में मिलता है। तो बिहार में क्या होगा? तो बिहार में चिरांद मिलेगा। ठीक है, क्या होगा? तो बिहार में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको चिरांद मिलता है। चिरांद क्या है? तो नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, क्या है? तो चिरांद जो है वो नवपाषाणकालीन स्थल है। चिरांद की अगर हम लोग बात करेंगे क्या है? तो ये नवपाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपको हड्डी के क्या हो जाएंगे? तो हड्डी के आपको औजार मिलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? तो बिहार में नवपाषाणकालीन स्थल है चिरांद, और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? तो हड्डी के औजार मिलते हैं। याद रखिएगा, बिहार में चिरांद नवपाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से आपको हड्डी के औजार प्राप्त होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे, कुछ और स्थल की बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में बात करेंगे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पर? तो इलाहाबाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में आपको एक साक्ष्य मिला है, एक स्थल मिला है। कौन सा? कोल्डीहवा मिला है। ठीक है, कौन सा? तो इलाहाबाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो कोल्डीहवा मिला है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में कोल्डीहवा मिला है। और कोल्डीहवा से क्या होता है? तो कोल्डीहवा से आपको चावल के प्रमाण मिलेंगे। किसके मिलेंगे? तो चावल के प्रमाण मिलते हैं। कोल्डीहवा से क्या हो जाएगा? तो आपको चावल के प्रमाण मिलेंगे। क्लियर है? याद रखेंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको प्रतापगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर? तो प्रतापगढ़ में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो महदाहा एक स्थान मिलता है। कौन सा? तो महदाहा स्थान मिलता है, महदाहा। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ से आपको सामूहिक झोपड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अगर हम लोग बात करेंगे महदाहा से आपको क्या होता है? तो सामूहिक झोपड़ियाँ मिलती हैं। सामूहिक झोपड़ियों से तात्पर्य लगाया जाता है कि मानव क्या करने लगा था? अब समूहों में निवास करने लगा था। क्या करने लगा था? तो समूहों में निवास करने लगा था। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण भारत में क्या होता है? दक्षिण भारत में जो शव होते थे, जो लाश होती थी, जो शव होता था, तो शवों को क्या किया गया है? तो शवों को बड़े बड़े पत्थर से ढकने की परंपरा मिली है। ठीक है, क्या होगा? दक्षिण भारत में शवों को बड़े बड़े पत्थरों से ढकने का प्रमाण मिला है। ठीक है, क्या मिला है? कि शवों को क्या करते थे? दफनाने के बाद बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों से ढकने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, क्या होता है? बड़े बड़े पत्थरों से ढकने का प्रमाण मिलता है। दक्षिण भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो शवों को क्या करते हैं? तो शवों को बड़े बड़े पत्थर से ढकने का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ पर? तो कर्नाटक की अगर हम लोग बात करेंगे तो कर्नाटक में क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी और क्या हो जाएगा? और हल्लूर स्थल मिलेगा। और क्या हो जाएगा? और हल्लूर स्थल मिलता है। तो कर्नाटक से भी आपको पाषाणकालीन जो है स्थल मिलते हैं। कौन कौन से? तो ब्रह्मगिरी और हल्लूर, ये दोनों आपको स्थल कहाँ से? तो कर्नाटक से मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, अब जितनी चीज़ों को बताता चल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा मेरे भैया, क्योंकि लास्ट में हम लोग MCQs करेंगे तो बिल्कुल एकदम, ठीक है, इन्हीं पर आधारित MCQs होगा, तो बिल्कुल गड़बड़ मत होइएगा मेरे भैया। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग बात करते हैं मानव का। भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि मानव का पहला प्रमाण कहाँ पर मिला, मानव का सबसे पहला प्रमाण कहाँ पर मिला। अब अगर हम लोग बात करेंगे भारत में सबसे पहले मानव का सबसे पहला प्रमाण आपको कहाँ पर मिलेगा? तो सबसे पहला प्रमाण आपको मिलेगा कहाँ पर? नर्मदा घाटी में। याद रखेंगे, कहाँ पर मिलेगा? तो सबसे पहला प्रमाण आपको मिलेगा नर्मदा घाटी में। अब नर्मदा घाटी कहाँ पर है? तो देखो मेरे भैया, अगर हम लोग बात करते हैं अपने प्यारे भारत की बात करते हैं तो ये हमारा प्यारा भारत है, और इस प्यारे भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा? तो यहाँ पर आपको नर्मदा घाटी मिलेगी। ठीक है, तो नर्मदा घाटी में मानव का सबसे पहला प्रमाण मिला है। क्लियर है? इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो 8000 वर्ष पूर्व। अच्छा, ये समय याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, समय याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। 8000 वर्ष पूर्व अगर हम लोग बात करते हैं तो 8000 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान में, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान में अगर हम लोग बात करेंगे तो पाकिस्तान में क्या है? तो सुलेमान पहाड़ी है। ठीक है, क्या है? तो सुलेमान पहाड़ी है। 8000 वर्ष पूर्व अगर हम लोग बात करेंगे तो पाकिस्तान में क्या है? तो सुलेमान पहाड़ी है। और सुलेमान पहाड़ी
और इसी के पास क्या है, और इसी के पास किरथर पहाड़ी है, ठीक है। कौन सी, तो सुलेमान पहाड़ी, और कौन सी पहाड़ी है, तो किरथर पहाड़ी है। 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान पहाड़ी, पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी है, और यहीं पर आपको क्या होगा, तो यहीं पर आपको मेहरगढ़ मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, तो यहीं पर आपको मेहरगढ़ मिलेगा। और यहाँ पर मानव ने क्या किया है, किरथर पहाड़ी में मानव ने क्या किया है, किरथर पहाड़ी में मानव ने गेहूं और जौ की खेती शुरू की है, ठीक है। क्या किया है, तो गेहूं और जौ की खेती को शुरू किया है, ठीक है। क्या किया है, तो मानव ने गेहूं और जौ की खेती को करना प्रारंभ किया है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझते चलिएगा। मानव का सबसे पहला प्रमाण आपको कहाँ पर मिलेगा, तो मानव का सबसे पहला प्रमाण जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कहाँ पर, नर्मदा घाटी में। 8000 वर्ष पूर्व अगर हम लोग बात करेंगे तो पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी है, और यहीं पर आपको मेहरगढ़ देखने को मिलेगा। और मेहरगढ़ में क्या होगा, मानव सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती को करना शुरू करेगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं, आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर पूर्व में, ठीक है, कहाँ पर, तो उत्तर पूर्व में अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर पूर्व में आपको गारो पहाड़ी मिलेगी, ठीक है। कौन सी, तो उत्तर पूर्व में आपको गारो पहाड़ी मिलेगी, गारो पहाड़ी। और अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, मध्य भारत में, तो मध्य भारत में आपको क्या हो जाएगा, विंध्य पहाड़ी मिलेगी। उत्तर पूर्व में आपको गारो पहाड़ी मिलेगी, और मध्य भारत में अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो विंध्य पहाड़ी देखने को मिलेगी। और विंध्य पहाड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो विंध्य पहाड़ी, जो गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी में आपको क्या हो जाएगा, तो मानव के द्वारा कृषि के प्रमाण मिलेंगे। यहाँ से भी आपको क्या होता है, तो यहाँ से भी आपको कृषि किए जाने के, खेती किए जाने के क्या होते हैं, प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, कृषि किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। और याद रखिएगा, जो विंध्य पहाड़ी है, विंध्य पहाड़ी जो है, तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा मेरे भैया, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। तो विंध्य पहाड़ी के क्या हो जाएगा, तो उत्तर में अगर हम लोग बात करते हैं, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में, तो विंध्य पहाड़ी के उत्तर में इलाहाबाद में आपको क्या हो जाएगा, तो इलाहाबाद में, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में अगर हम लोग बात करेंगे तो इलाहाबाद में क्या हो जाएगा, तो कोल्डी हवा है, ठीक है। क्या है, तो इलाहाबाद में कोल्डी हवा है। और कोल्डी हवा से क्या हो जाएगा, तो कोल्डी हवा से आपको चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलेंगे। चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपको कहाँ पर मिलेंगे, चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में इलाहाबाद में कोल्डी हवा नामक स्थान से मिलेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, तो 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है, कितने 100 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या होगा, नगरों के विकास की जानकारी मिलेगी। सिंधु और क्या हो जाएगा, और उसकी सहायक नदी, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे नगरों का विकास देखने को मिलेगा। सिंधु और उनकी सहायक नदियों के किनारे, ठीक है, क्या होगा, तो नगरों का विकास होगा। लेकिन कितने वर्ष पूर्व, सिंधु और उनकी सहायक नदियों के किनारे क्या होगा, नगरों का विकास होगा, ठीक है, नगरों का विकास होगा। लेकिन कितने वर्ष पूर्व होगा, तो आप आंसर करोगे 4700 वर्ष पूर्व होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 2500 वर्ष पूर्व, कितने, तो 2500 वर्ष पूर्व अगर हम लोग बात करते हैं तो 2500 वर्ष पूर्व आपको क्या हो जाएगा, तो 2500 वर्ष पूर्व आपको गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे, गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे, गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे क्या हो जाएगा, नगरों का विकास देखने को मिलेगा। गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे, गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे क्या हो जाएगा, नगरों का विकास देखने को मिलेगा। सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितनी डेट आपको बता रहा हूँ सारी डेटें याद रखिएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बना है सीटेट के एग्जाम में कि सिंधु और उनकी सहायक नदियों के किनारे कितने वर्ष पूर्व नगरों के विकास की जानकारी मिलती है, तो 4700 वर्ष पूर्व। गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व होगा, तो 2500 वर्ष पूर्व होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे तो 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उनकी सहायक नदी के किनारे, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा नगर, तो आपको पता है मगध का विकास होगा। किसका, तो मगध का विकास होगा। मगध की राजधानी क्या है, तो पाटलिपुत्र है। क्या है, तो मगध की राजधानी क्या है, तो पाटलिपुत्र है, याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो गंगा नदी घाटी में आपको कौन सा नगर, तो मगध पाटलिपुत्र आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं किसकी, भारत के नामकरण की बात करते हैं कि भारत का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो भारत के नामकरण की बात करते हैं। भारत के नामकरण की बात करते हैं कि भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत के नामकरण की बात करते हैं। तो देखो, भारत के नामकरण की दो चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, जो यूनानी लोग थे, ठीक है, यूनानियों ने क्या किया है, तो यूनानियों ने अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनानियों ने सिंध के लिए, ठीक है, क्या किया है, तो यूनानियों ने सिंध नदी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, तो सिंधु नदी के लिए क्या किया है, तो सिंधु नदी के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, क्या किया यूनानियों ने, अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु नदी के लिए क्या किया है, तो सिंधु नदी के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, तो यूनानियों ने सिंध के नदी के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किया। और इन सिंधु नदी के किनारे जो है रहने वाले लोगों के लिए इन्होंने क्या किया, इंडिया शब्द का प्रयोग किया। जो इंडिया शब्द है वो कहाँ से निकला है, तो इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है। इंडस का अर्थ क्या होता है, सिंधु नदी होता है। सिंधु नदी के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किसने किया, यूनानियों ने किया। और इसी इंडस शब्द से सिंधु नदी के किनारे बसे लोगों के लिए क्या किया गया, इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। एक तो ये निकलता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको ऋग्वेद का अगर हम लोग बात करते हैं तो ऋग्वेद के क्या हो जाएगा, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, कौन से मंडल में, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में अगर हम लोग बात करते हैं तो 10 राग युद्ध की जानकारी मिलती है। कौन से युद्ध की, तो 10 राग युद्ध की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध की जानकारी मिलती है, जिसमें एक तरफ भरत जन के नेता कौन थे, तो भरत जन के नेता सुदास थे। ठीक है, भरत जन के नेता कौन थे, तो भरत जन के नेता सुदास थे। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन थे, तो दूसरी तरफ 10 अन्य जनों के राजा थे। ठीक है, क्या थे, तो 10 अन्य जनों के राजा थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको 10 राग युद्ध की जानकारी मिलती है। 10 राग युद्ध में क्या है, तो एक तरफ भरत जन के नेता सुदास हैं और दूसरी तरफ 10 अन्य जनों के राजा हैं। भारत जन के नेता जो सुदास हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो भारत जन के नेता जो सुदास हैं वो क्या करेंगे, 10 अन्य जनों की राजा को पराजित कर देते हैं और फिर इसी भारत जन के नाम पर अपने देश का नाम क्या पड़ता है, तो भारत पड़ता है। ठीक है, तो अपने प्यारे भारत के नामकरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के नामकरण के 2 प्रमाण मिलते हैं, 2 साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। एक तो यूनानियों वाला प्रस्तुत किया जाता है और दूसरा ये भारत जन के नेता सुदास के भारत जन के नाम पर अपने देश का नाम क्या है, तो भारत पड़ा है। तो पहला चैप्टर था हमारा, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी ये हमारे, ठीक है, क्लास 6 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर था, कब कहाँ और कैसे, और उससे संबंधित हम लोगों ने सारी चीज़ों की बात कर ली है। ठीक है, क्या कर लिया है, तो उससे संबंधित सारी चीज़ों की हम लोगों ने क्या कर लिया है, बात कर लिया है। क्लियर है, सारी चीज़ों की हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस पर आधारित MCQs करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग इस पर आधारित क्या करने वाले हैं, तो हम लोग इस पर आधारित MCQs करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग MCQs करेंगे। जितना हम लोगों ने अभी तक थ्योरी पढ़ा है अब उन पर आधारित हम लोग MCQs करेंगे। तो शुरू किया जाए, ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए, ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो अब हम लोग इस पर आधारित क्या करेंगे, MCQs करेंगे। ठीक है, जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उस पर आधारित MCQs करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, सबसे पहला प्रश्न आपके दिख रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण में और उसकी सहायक नदी सोन के आसपास प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र है जो जाना जाता था, बताइएगा। अब हम लोग MCQs करने वाले, जितना हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया उस पर आधारित MCQs करने वाले हैं। और यकीन मानिए अगर आपने ईमानदारी से आपने इन MCQs को सॉल्व कर लिया तो NCERT का पहला चैप्टर हिस्ट्री का कब कहाँ और कैसे आपका तैयार हो गया। अब इसके बाहर से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो गंगा नदी घाटी में हम लोगों ने बात की थी कि गंगा नदी घाटी में क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोग बात करते हैं गंगा नदी घाटी की, अगर हम लोग बात करेंगे तो गंगा नदी घाटी में हम लोगों ने बात की थी क्या, 2500 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व, तो 2500 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, गंगा नदी घाटी में गंगा और उसकी सहायक नदियों में कौन सा नगर का विकास होता है, तो मगध का। मगध की राजधानी क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं बताइएगा। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलेंगे? आपको चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल पर ही अगर हम लोग बात करेंगे तो इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो टेलीग्राम चैनल पर ही आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। सीटेट की हम लोग ये पहली क्लास कर रहे हैं। ठीक है, एसएसटी पेपर 2 के एसएसटी के लिए कर रहे हैं, और हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, कब, कहाँ और कैसे। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य तो हम लोगों ने बात किया था कहाँ पर? तो विंध्य पहाड़ी के उत्तर में। कहाँ पर? तो विंध्य पहाड़ी के उत्तर में, इलाहाबाद में, कोल्डी हवा में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ से मिलेंगे बताइएगा। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से देखा होगा, अगर आपने थ्योरी को अच्छे से देखा होगा तो सारे एमसीक्यूज कर पाओगे। अगर आपने जल्दीबाजी में देखा है, ठीक है, आपने भगा भगा कर देखा है, ध्यान नहीं दिया है, तो आप प्रश्न सही नहीं कर पाओगे मेरे भैया। सारी चीज़ें पहले इसीलिए हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ी और उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो मानव के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ पर? तो नर्मदा घाटी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव के द्वारा सबसे पहले किन फसलों को उगाया गया बताइएगा। गेहूं, जौ, चावल, मक्का, जौ, चावल, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो मानव के द्वारा सबसे पहले किन फसलों को उगाया गया है? क्या आंसर करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ को। किसको? तो गेहूं और जौ को सबसे पहले उगाया गया। आगे बढ़ेंगे। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ है? चलिए जल्दी से देखिएगा। तो अभी तो मैंने बताया, अभी तो तुरंत मैंने बताया था आप लोगों को कि गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का जो विकास है वो क्या होगा? तो वो होगा 2500 वर्ष पूर्व होगा। ठीक है, क्या होगा? 2500 वर्ष पूर्व। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। पांडुलिपियों को किन वृक्षों की छाल पर लिखा जाता था बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? तो पांडुलिपियों को किन वृक्षों की छाल पर लिखा जाता था? यहाँ पर ऑप्शन एक ऊपर हो गया है, ताड़ के, भुर्ज के, दोनों के, या फिर कोई नहीं। तो पांडुलिपियों को किन वृक्षों की छाल पर लिखते थे? तो ताड़ और भुर्ज दोनों की लिखते थे। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ताड़ के वृक्षों पर भी लिखते थे, ताड़ के वृक्ष के पत्तों पर लिखते थे, और भुर्ज के वृक्ष की छाल पर लिखते थे, तो दोनों हो जाएगा। पांडुलिपियों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता था बताइएगा। पांडुलिपियों को कहाँ पर कीड़ों मकोड़ों से, दीमक से सुरक्षित रखने के लिए कहाँ पर रखते थे? तो मंदिरों और विहारों में सुरक्षित रखते थे। आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? प्रागैतिहासिक की है, आद्य ऐतिहासिक की है, या फिर ऐतिहासिक की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आद्य ऐतिहासिक युग की। आद्य ऐतिहासिक आपको बताया था ना कि ऐसा युग जहां पर आपको लिखित प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन चीजों को पढ़ा नहीं जा सका, तो आद्य ऐतिहासिक काल की है। एडी को हम लोग क्या कह सकते हैं बताइएगा। एडी हम लोगों ने बात की थी ना, ईसवी, ईसा के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। ईसा के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। और ईसवी को हम लोग एडी कहते हैं। और एडी के लिए हम लोग किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? तो क्या आंसर करोगे? तो सीई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉमन इरा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? तो कॉमन इरा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? तो कॉमन इरा। ठीक है, कॉमन इरा कर सकते हैं। ठीक है, बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। बीपी का मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, भुर्ज के वृक्ष कहाँ पर प्राप्त होते हैं बताइएगा। भुर्ज के वृक्षों की छाल पर जो है पांडुलिपियों को लिखा जाता था। तो भुर्ज के वृक्ष आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो ये आपको हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। वर्ष 2006 को कैसे लिखते? मैंने लिख करके बताया था कि अगर आपको ईसवी लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, और अगर आपको ईसा पूर्व लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, मैंने आप लोगों को बताया था। याद है? तो जल्दी से बताओ क्या होगा। तो अगर हम लोग ईसवी लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो ईसवी लिखना होगा तो हम बिल्कुल लिखेंगे एडी 2006 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एडी 2006 लिखेंगे। अगर हम लोगों को ईसवी लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे एडी 2006 लिखेंगे। अगर आपको 2006 ईसा पूर्व लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो 2006 बीसी लिखेंगे। याद रखिएगा, एडी क्या होता है? पहले लगता है, बीसी क्या हो जाएगा? बाद में लगेगा। ठीक है, चलिए कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। मानव ने सबसे पहले चावल की खेती करने की शुरुआत की। दूसरा क्या कह रहा है? मानव ने सुलेमान पहाड़ियों में चावल की खेती की। अब आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सत्य है ये बताइएगा। केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। और सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद आपका चैप्टर 1 से कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा, ठीक है। अगर ऐसी थ्योरी क्लास और एमसीक्यूज क्लास को करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि सीटेट आपका नहीं निकलेगा तो मेरे भैया मेरा चैनल और मेरी क्लास को देखना छोड़ देना, गारंटी के साथ कहता हूं। क्या होगा तो बताएंगे। तो मानो में सबसे पहले चावल की खेती करने की शुरुआत की, नहीं मेरे भैया, किसकी शुरुआत की थी, गेहूं और जौ की थी, बार बार बताया है किसकी शुरुआत की है, तो गेहूं और जौ की सबसे पहले खेती की है। मानो ने सुलेमान पहाड़ियों में चावल की खेती की, नहीं मेरे भैया, सुलेमान पहाड़ियों में किसकी खेती की, तो गेहूं और जौ की, ठीक है। किसकी की, तो गेहूं और जौ की। तो दोनों कथन गलत है, तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मिलान करना है, बताइएगा। देखो सारे प्रश्न जो एमसीक्यूज पर हम लोगों ने किए हैं उसी पर आधारित, जो हम लोगों ने थ्योरी क्लास की है उसी पर आधारित एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सारे एकदम देखो एकदम बढ़िया से, अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तभी आप कर पाओगे। तो मानव का सबसे पहले जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मानव का सबसे पहले जन्म हुआ था, सबसे पहला प्रमाण कहाँ पर मिलता है, नर्मदा घाटी में। और जब मानव का पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है तो मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या था, तो आखेटक था, क्या था, शिकारी था। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मानव क्या था, शिकारी था। और क्या करता था, और खाद्य संग्रह करता था। तो पहले का दूसरा आपको ऑप्शन 1 में दिख जा रहा है, ठीक है। एक ही जगह पर आपको दिख रहा है ऑप्शन 2 पहले का दूसरा आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन चलो आगे भी देख लो आप। गारो पहाड़ी में अगर हम लोग बात करेंगे तो गारो पहाड़ी में क्या हो जाता है, आपको आरंभिक कृषि, मैंने बताया था ना, गारो पहाड़ी और विंध्य पर्वत श्रेणी में आपको क्या हो जाएगा, तो आपको आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग गंगा नदी की घाटी की बात करेंगे तो गंगा नदी घाटी में आपको मैंने बताया था 2500 वर्ष पूर्व क्या हो जाता है, नगरों के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, नगरों के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या हो जाएगा, प्रथम नगर की स्थापना होती है, ठीक है। क्या होगा, प्रथम नगर का जो है प्रमाण मिलता है। और अगर हम लोग मगध की बात करेंगे तो मगध क्या था, पहला बड़ा राज्य था, ठीक है। क्या था, पहला बड़ा राज्य था। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहिए का आविष्कार कब हुआ बताइएगा, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में बताएंगे। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ है, चलो जल्दी से सारे लोग बताइएगा। देखो सारे प्रश्न हम लोगों ने किए हैं। थ्योरी क्लास को अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। थ्योरी क्लास को अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा और सारी चीजें आप कर ले जा रहे होगे। और सीटेट बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा, है ना। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं मेरे भैया, बस आराम से कॉन्सेप्ट को समझना है, आराम से अच्छे से पढ़ना है। सीटेट तो हलवा है मेरे भाई, पहली बार में आपका निकलेगा, गारंटी लेता हूँ। बस चीज़ों को जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना है और समझना है। तो पहिए का आविष्कार क्या हो जाएगा, तो नवपाषाण काल में। क्या हो जाएगा, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। आगे बढ़ेंगे। चिराद नवपाषाणकालीन स्थल कहाँ से प्राप्त होता है बताइएगा। चिराद नवपाषाणकालीन स्थल, चिरांद से अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या मिले थे, तो हमको हड्डी के औजार मिले थे। क्या मिले थे, चिरांद से अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या मिले थे, तो हड्डी के औजार मिले थे। क्या मिले थे, हड्डी के औजार मिले थे। कहाँ से, चिरांद से मिले थे, ठीक है। तो चिरांद से हमको हड्डी के औजार मिले थे। तो कहाँ से होगा, तो बिहार से चिरांद नवपाषाणकालीन स्थल मिला है। मानव चित्रकारी के प्रमाण आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आपको याद होगा मैंने बताया था मध्य प्रदेश में गुफा चित्र, मध्य प्रदेश में मानव के गुफा चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, याद है, सेशन को ध्यान से देखा था, बताइएगा कहाँ से मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश में कहाँ से, तो भीमबेटका से मिलेंगे, ठीक है। कहाँ से, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका से आपको मानव चित्रकारी के प्रमाण मिलेंगे। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे, जल्दी से बताओ। गर्त आवास के साक्ष्य आपको गड्ढा बना करके मानव के द्वारा निवास करने के प्रमाण आपको कहाँ से मिलेंगे, महदहा से, चिरांद से, बुर्जहोम से, या फिर हल्लूर से। बताओ क्या हो जाएगा, तो गर्त आवास के साक्ष्य आपको बुर्जहोम से मिलेंगे। कहाँ पर बुर्जहोम है, तो जम्मू एंड कश्मीर में बताया था, जम्मू एंड कश्मीर में आपको गर्त आवास के साक्ष्य मिलेंगे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं बताइएगा। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। क्या हो जाएगा, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण क्या हो जाएगा, तो कहाँ से मिलेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ से, तो आपको बुर्जहोम से ही मिलता है, ठीक है। कहाँ से, तो बुर्जहोम, जम्मू एंड कश्मीर से आपको मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य और गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ किस देश में स्थित है बताइएगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, तो मेहरगढ़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। बात की थी ना हम लोगों ने जो है
पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी, किरथर पहाड़ी के पास गोमल दर्रा में मेहरगढ़ मिलता है गेहूं और जौ की खेती। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है बताइएगा, कौन सा कथन असत्य है, आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो मेहरगढ़ से कृषि के प्रमाण मिले, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। महदहा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से सामूहिक झोपड़ियों के साक्ष्य मिले, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। चिरांद से हड्डी के औजार मिले, ये भी बिल्कुल ठीक है। उत्तर भारत में शवों को दफनाने के लिए बड़े पत्थरों से ढक दिया था। उत्तर भारत नहीं मेरे भैया, दक्षिण भारत में होता था, ठीक है। क्या होता था? दक्षिण भारत में शवों को दफनाने के लिए बड़े पत्थरों से ढक दिया था। तो ऑप्शन संख्या डी जो है गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव के द्वारा किन फसलों की खेती की गई? तो क्या हो जाएगा? तो गेहूं और जौ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गेहूं और जौ हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या? हाँ, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाएंगे, चलिए बिल्कुल एकदम परेशान ना होइएगा। तब तक सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दो, सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। हाँ, तो ये बिल्कुल ये आज के महत्वपूर्ण सेशन थे, ठीक है। ये आज के महत्वपूर्ण सेशन थे। हम लोगों ने थ्योरी क्लास किया और थ्योरी पर आधारित कुछ हम लोगों ने एमसीक्यूज किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। हम लोग ये क्लास सीटेट के लिए कर रहे हैं, पेपर 2 के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? सीटेट के पेपर 2 के लिए कर रहे हैं और हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं। ये हिस्ट्री की आज पहली क्लास थी, ठीक है। कब, कहाँ और कैसे, तो आज हम लोगों ने सीटेट की जो है सीटेट के लिए हिस्ट्री की क्लास की, चैप्टर 1 को कंप्लीट किया और उस पर आधारित जितने एमसीक्यूज हो सकते थे उन सब को डिस्कस किया। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बस इतना करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।